Hello everyone, welcome to the lecture 3 of molecular basis of inheritance. लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डीएनए की स्ट्रक्चर और डीएनए की पैकेजिंग को कंप्लीट किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की सर्च के अंदर दो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एंड ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इट वाज गिवन बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन द ईयर 1928। इस चैप्टर के साइंटिस्ट और ईयर दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और इस चैप्टर के साइंटिस्ट और ईयर आपको ध्यान रखनी है। सो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया? एक बैक्टीरिया पे। कौन से बैक्टीरिया पे? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को डिप्लोकोकस निमोनिया भी कहा जाता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के इसने दो स्ट्रेन लिए, स्मूथ स्ट्रेन और रफ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन वो होता है जिसके बाहर कैप्सूल होता है, यानी कि कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया पैथोजेनिक होता है, वो डिजीज कॉजिंग होता है। रफ स्ट्रेन वो होता है जिसके बाहर कैप्सूल नहीं, स्लाइम लेयर होती है, और रफ स्ट्रेन डिजीज कॉजिंग नहीं होता है, नॉन वायरुलेंट है। तो इसने दो स्ट्रेन लिए, स्मूथ एंड रफ। स्मूथ स्ट्रेन को S3 कहा गया। स्मूथ स्ट्रेन वाज वायरुलेंट क्योंकि वो क्या था? वो था कैप्सुलेटेड। दूसरा था रफ स्ट्रेन। रफ स्ट्रेन नॉन कैप्सुलेटेड, इसलिए वो वायरुलेंट नहीं था। तो इसने चार एक्सपेरिमेंट्स किए, बेसिकली चार स्टेप किए। सबसे पहला इसने लाइव स्मूथ स्ट्रेन लिया, लाइव बैक्टीरिया लिया स्मूथ स्ट्रेन का, और इसने वो बैक्टीरिया माइस को इंजेक्ट कर दिया। माइस को निमोनिया हो गया और माइस डेड। फिर इसने क्या किया? लाइव रफ स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में। रफ स्ट्रेन डिजीज कॉज नहीं करता, तो माइस सर्वाइव्ड। फिर इसने क्या किया? स्मूथ स्ट्रेन को हीट किल किया और माइस के अंदर इंजेक्ट किया। हीट किल्ड S3 था, तो अब वो माइस को कुछ असर नहीं हुआ, माइस सर्वाइव। देन एट द लास्ट इसने क्या किया? लाइव R2 जिंदा R स्ट्रेन और हीट किल्ड S स्ट्रेन दोनों का मिक्सचर माइस में इंजेक्ट किया। और इसकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी? इसकी एक्सपेक्टेशंस थी कि माइस सर्वाइव करना चाहिए, बट इसका रिजल्ट क्या आया कि भाई माइस डाइड। फिर इसने सोचा कि भाई जब लाइव R2 इंजेक्ट कर रहा हूं तो माइस सर्वाइव कर रहा है, हीट किल्ड S3 अकेला इंजेक्ट कर रहा हूं तब भी माइस सर्वाइव कर रहा है, और इन दोनों को कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूं तो माइस डाइड। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन? तो इसने उस मरे हुए माइस में से उसका सैंपल, ब्लड सैंपल लिया, और इसने देखा कि उसके सैंपल में लाइव S3 थे। इसने कहा यार S स्ट्रेन तो मैंने डेड हीट किल्ड इंजेक्ट किया था, और इसके ब्लड सैंपल में मुझे लाइव S3 मिल रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? तो इसने एक कंक्लूजन दिया कि भी जरूर कोई ऐसा मटेरियल होगा जो लाइव R ने हीट किल्ड S से कैच गेन कर लिया होगा। इस चीज को हम कॉम्पिटेंस कहते हैं वैसे, कि भाई हीट किल्ड S से उसने एब्जॉर्ब कर लिया होगा और खुद R से S में ट्रांसफॉर्म हो गया होगा। अब वो मटेरियल क्या था, ये बात हमें ग्रिफिथ ने नहीं बताई। सो कंक्लूजन क्या रहा? ग्रिफिथ कंक्लूडेड दैट कि लाइव R2 जो है वो किसी ना किसी तरीके से S3 में ट्रांसफॉर्म हो गया ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सम काइंड ऑफ मटेरियल फ्रॉम हीट किल्ड S3। हीट किल्ड S3 से कुछ ऐसा मटेरियल एब्जॉर्ब कर लिया और R S में चेंज हो गया। अब वो मटेरियल क्या था? इस चीज की करेक्टराइजेशन दी एवरी मैक्लियर्ड एंड मैककार्टी। इस चीज को हम कहते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ग्रिफिथ प्रिंसिपल। ग्रिफिथ के प्रिंसिपल की बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किसने की? एवरी मैक्लियर्ड एंड मैककार्टी। इन्होंने बोला कि भाई या तो डीएनए ट्रांसफर हो सकता है, या आरएनए हो सकता है पिकअप किया हो, या हो सकता है प्रोटीन हो। तो हम तीनों चीजें अलग अलग टेस्ट ट्यूब में देख करके देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक 3-4 टेस्ट ट्यूब्स ली मान लो, सब में लाइव R रखे। ठीक है, सब में लाइव R रखे। सबसे पहले में इन्होंने क्या किया? हीट किल्ड S भी रखा सब में मान लो। सबसे पहले जो है उसके अंदर इन्होंने यूज किया मान लो प्रोटीन ऑफ S, हीट किल्ड S का प्रोटीन यूज किया, और इसने देखा कि कोई भी R S में चेंज नहीं हुआ, नो चेंज। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में इन्होंने RNA ऑफ S रखा। जब RNA ऑफ S इस टेस्ट ट्यूब में डाला तब भी कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में इन्होंने S का DNA प्लस एक एंजाइम DNase
यूज की, तब भी कोई चेंज नहीं हुआ, बिकॉज डीएनए एंजाइम जो है वो डीएनए को डाइजेस्ट कर देती है। लास्ट टेस्ट ट्यूब में इन्होंने डीएनए ऑफ एस यूज किया। जब डीएनए ऑफ एस यूज किया तो इन्होंने देखा कि कुछ आर बैक्टीरिया एस में चेंज हो गए, तो सम आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस। इसका मतलब ऐसा कौन सी चीज है जो आर से एस से आर में ट्रांसफर हो रही है और आर को एस में कन्वर्ट कर रही है, तो वो क्या आ गया, डीएनए। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डेड बैक्टीरिया टू लिविंग बैक्टीरिया। डेड बैक्टीरिया से लिविंग बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। सभी बैक्टीरियाज में ये एबिलिटी नहीं होती, ई कोलाई में ये एबिलिटी नहीं है, कुछ बैक्टीरियाज में ये एबिलिटी होती है। जिन बैक्टीरियाज में ये एबिलिटी होती है उन्हें कहते हैं कॉम्पिटेंट बैक्टीरियाज या कॉम्पिटेंस। यानी मैं कह सकती हूँ कि स्ट्रेप्टोकोकस एक कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया है, जबकि ई कोलाई एक कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया नहीं है। इन्होंने समहाउ ये तो प्रूव कर दिया कि भाई डीएनए ट्रांसफर हो रहा है आर से एस से आर में, बट ये चीज नहीं, मतलब इनकी जो फाइंडिंग्स थी, इनकी फाइंडिंग्स से सारे साइंटिस्ट कन्विंस नहीं थे कि भाई इतना हीट ससेप्टेबल, इतना मतलब स्ट्रॉन्ग जेनेटिक मटेरियल कैसे हो सकता है कि अगर हमने उसे इतना हीट किया तब भी वो डैमेज नहीं हुआ और फिर भी वो ट्रांसफर हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसका जवाब ये नहीं दे पाए। Final unequivocal proof that DNA is a genetic material comes from the experiments of Hershey and Chase। ये लाइन पिछले 5 साल में 2 बार पूछी जा चुकी है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि फाइनल अनइक्विवोकल प्रूफ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये किसके एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है, हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है। और उनका कौन सा प्रिंसिपल था, उनका प्रिंसिपल है ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। ठीक है, तो ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल गिवन बाय हर्शे एंड चेज, फाइनल अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ हर्शे एंड चेज। इनका एक्सपेरिमेंट मटेरियल क्या था, इनका एक्सपेरिमेंट मटेरियल था बैक्टीरियोफेज और ई कोलाई। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज होता है ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। हमें पता है कि वायरस के अंदर 2 चीजें होती हैं, प्रोटीन एंड डीएनए या न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं। इस बैक्टीरियोफेज में डीएनए थी न्यूक्लिक एसिड। तो बैक्टीरियोफेज में 2 चीजें हैं, प्रोटीन और डीएनए। दूसरा इन्होंने बैक्टीरिया यूज किया, ई कोलाई। इनके एक्सपेरिमेंट का, इस बात पे इनका एक्सपेरिमेंट टिका हुआ था कि इनको कंफ्यूजन थी कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन या डीएनए में से कोई एक होगा, बट क्या होगा। तो इस चीज के लिए इन्होंने एक प्रिंसिपल यूज किया कि भाई डीएनए कंटेन्स फास्फोरस बट नॉट सल्फर। डीएनए के पास फास्फोरस है बट सल्फर नहीं है, लेकिन प्रोटीन के पास उल्टा है, प्रोटीन कंटेन सल्फर बट नॉट फास्फोरस। प्रोटीन के पास सल्फर है पर फास्फोरस नहीं है। तो इन्होंने 2 बैक्टीरिया प्रिपेयर किए, एक के अंदर इन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस का यूज किया, एक के अंदर इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर का यूज किया ग्रोथ मीडियम में। तो जहां पे रेडियो एक्टिव फास्फोरस दिया गया था उस बैक्टीरिया का डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया, और जिस बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव सल्फर दिया था न्यूट्रिएंट मीडियम में उस बैक्टीरिया का प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव हो गया। तो इन्होंने टू रेडियोएक्टिवली लेबल्ड वायरस और बैक्टीरियोफेजेस वर प्रिपेयर्ड। एक ऐसा वायरस जिसमें रेडियोएक्टिव सल्फर था यानी प्रोटीन कोट वाज रेडियोएक्टिव, और दूसरा ऐसा जिसके अंदर रेडियोएक्टिव फास्फोरस था, मतलब कि डीएनए वाज रेडियोएक्टिव। सो देखिए, सपोज ये एक बैक्टीरियोफेज है, वायरस है जिसका प्रोटीन रेडियोएक्टिव है, और दूसरा वायरस है जिसका डीएनए रेडियोएक्टिव है, P32 एंड S35। यहाँ पे दिस इज बैक्टीरियोफेज 1, ये हम कह सकते हैं 2, इसके अंदर प्रोटीन कोट रेडियोएक्टिव, प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव, इसके अंदर डीएनए रेडियो एक्टिव। ठीक है, फिर ई कोलाई की एक कल्चर प्लेट ली और बैक्टीरियोफेजेस ने कल्चर प्लेट ऑफ ई कोलाई अटैक किया। कल्चर प्लेट ऑफ ई कोलाई। इस एक्सपेरिमेंट के 3 स्टेप्स थे। इन्फेक्शन, सबसे पहले बैक्टीरियोफेजेस ने
ई कोलाई पे अटैक किया इन्फेक्शन, फिर ई कोलाई और बैक्टीरियोफेजेस को मिक्स किया, ब्लेंडिंग, और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी फिर ई कोलाई और बैक्टीरियोफेजेस को सेपरेट किया, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो देयर आर दिस 3 स्टेप्स, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। सीक्वेंस याद रखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की थ्योरी एज वेल एज कंसेप्ट हर चीज इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं है कि हम एनसीईआरटी की लाइनें रट लें बिल्कुल तो स्कोर कर जाएंगे, तब आपके पास 5-7 ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे पेपर में जो कंसेप्चुअल होंगे। ऐसा नहीं है कि हम कंसेप्ट बिल्कुल ढंग से पढ़ लें और उसके ईयर साइंटिस्ट यानी उसकी थ्योरेटिकल चीजें ना पढ़ें तो आपके वहां नंबर कट जाएंगे। तो अगर आपको चाहते हो कि भाई पूरा हमें चैप्टर अच्छे से क्लियर हो, पूरा हमारा स्कोर सही हो, तो आपको कॉन्सेप्ट एज वेल एज थ्योरी पूरी आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो इसमें 3 एक्सपेरिमेंट के अंदर 3 स्टेप थे, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्फेक्शन में बैक्टीरियोफेजेस ने ई कोलाई पे अटैक किया, ब्लेंडिंग में दोनों को मिक्स किया, सेंट्रीफ्यूगेशन में अब हमें दोनों को सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे करेंगे, देखो जब हम इन्हें सेपरेट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, सेंट्रीफ्यूगेशन में हल्की चीजें ऊपर आ जाती हैं जिन्हें सुपरनेटेंट कहते हैं, हैवी चीजें नीचे सेटल डाउन होती है जिन्हें पैलेट्स कहा जाता है। तो क्या होगा, जो वायरस है वो तो ऊपर आ जाएगा और नीचे ई कोलाई सेटल डाउन हो जाएगा। तो दिस इज सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट में कौन है, वायरस और बैक्टीरियोफेज, और नीचे डिपॉजिट कौन हुए हैं, पैलेट्स मतलब ई कोलाई। इन्होंने देखा कि जहां पे प्रोटीन रेडियोएक्टिव यूज किया था वहां पे रेडियो एक्टिविटी ऊपर तक ही लिमिटेड है, बैक्टीरियाज में ट्रांसफर नहीं हुई। जहां पे डीएनए रेडियो एक्टिव यूज किया था, यानी जिन वायरसेस में रेडियो एक्टिव डीएनए था, उन्होंने अपनी रेडियो एक्टिविटी ई कोलाई को ट्रांसफर कर दी। तो रेडियो एक्टिविटी वाज सेम इन पैलेट्स, रेडियो एक्टिविटी सेम इन पैलेट्स। पैलेट्स यानी ई कोलाई में रेडियो एक्टिविटी किससे आई, वायरस से, और वायरस का क्या रेडियो एक्टिव था, डीएनए। इसका मतलब क्या चीज ट्रांसफर हुई है, डीएनए फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन। प्रोटीन, जहां पे प्रोटीन रेडियोएक्टिव यूज किया था वहां पे रेडियोएक्टिविटी ट्रांसफर नहीं हुई, रेडियोएक्टिविटी ट्रांसफर वहां हुई जहां पे बैक्टीरिया का डीएनए रेडियोएक्टिव था। इट मींस डीएनए गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। इट मींस जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन। So, final unequivocal proof comes from the experiments of Hershey and Chase that DNA is genetic material. So, what gets transferred? DNA is transferred from virus to bacteria. Hence, what is genetic material? Hence, DNA is genetic material. Features of genetic material. Genetic material के features क्या हैं? It must be capable of replication. अपनी कॉपी बनाना आना चाहिए। अपनी कॉपी डीएनए बना सकता है, डीएनए से डीएनए बनाने का प्रोसेस रेप्लिकेशन। लेकिन अगर आरएनए को अपनी कॉपी बनानी है तो आरएनए को पहले डीएनए बनाना पड़ेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, और फिर डीएनए आरएनए बनाएगा। यानी कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस आरएनए के अंदर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपैरिजन टू डीएनए। अगर ऐसा आ जाए कि आरएनए कैन नॉट डुप्लीकेट और रेप्लिकेट, तो आप इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, ट्रू या फॉल्स? आरएनए कैन नॉट रेप्लिकेट, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आरएनए खुद को मल्टीप्लाई कर सकता है बट सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। आरएनए को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले आरएनए को डीएनए बनाना पड़ेगा, फिर डीएनए से आरएनए बनेगा। स्टेबल, अब आरएनए में यूरासिल होता है जो कि कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है। अगर स्टेबिलिटी वाइज भी देखें तो डीएनए इज मोर स्टेबल। जो चीज स्टेबल है उसमें चेंजेस स्लो होंगे, तो स्लो म्यूटेशंस होंगी तो स्लो चेंजेस। ये तीनों पॉइंट्स किसके फेवर में है, डीएनए के। लास्ट पॉइंट देखिए, इट मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स, यानी जीन्स की फॉर्म में खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए। देखो डीएनए को अगर कोई करेक्टर एक्सप्रेस करना है तो डीएनए से पहले क्या बनेगा, आरएनए, और आरएनए से प्रोटीन, फिर करेक्टर आएगा। लेकिन अगर आरएनए को कोई करेक्टर एक्सप्रेस करना है तो आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन बना देगा। तो आरएनए का एक्सप्रेशन स्टेप सिंपलर है एज कंपैरिजन टू डीएनए। लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स डीएनए के फेवर में थे, इसलिए नेचर ने जेनेटिक मटेरियल एज ए जेनेटिक मटेरियल किसे चुना, नेचर ने चुना डीएनए को। ठीक है,
अब डीएनए और आरएनए में डिफरेंस। डीएनए जनरली डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड। मैंने आपको पहले भी बताया था, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये उठपटांग चीजें वायरस में पाई जाती हैं। आरएच विटेकर के 5 किंगडम के मेंबर्स में नहीं पाई जाती। आरएनए डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, इसलिए बेसिस एक्सपोज्ड नहीं है तो मोर स्टेबल। आरएनए इज लेस स्टेबल। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर है, आरएनए में राइबोज शुगर है। डीएनए में यूरासिल एब्सेंट, आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट। डीएनए में थायमिन प्रेजेंट, आरएनए में थायमिन एब्सेंट। डीएनए डू नॉट एक्ट लाइक एंजाइम, लेकिन कुछ आरएनए एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कि पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज। डीएनए में म्यूटेशंस कम होती हैं, आरएनए में म्यूटेशन ज्यादा होती है। तो ये डिफरेंसेस बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं, या कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा का कंसेप्ट जो है इट वाज गिवन बाय क्रिक। सेंट्रल डोगमा का क्या होता है कि जैसे डीएनए को अगर कोई इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस करनी है तो डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। तो दिस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड फाइनली एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन, फाइनल प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेशन होना, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा। तो डीएनए से डीएनए बन रहा है, रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन, दिस इज ट्रांसलेशन। रिवर्स सेंट्रल डोगमा क्या होता है, रिवर्स सेंट्रल डोगमा टैमिन और बाल्टीमोर ने डिस्कवर की थी रूस सार्कोमा वायरस में। इट इज ऑल्सो सीन इन एचआईवी। रिवर्स सेंट्रल डोगमा उनमें देखने को मिलेगी जिनमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि राइबो वायरसेस में देखने को मिलेगी। तो आरएनए को अगर नया आरएनए बनाना है तो पहले डीएनए बनाना पड़ेगा, दिस इज नॉन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और फिर डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए इज आल्सो एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज रिवर्स सेंट्रल डोगमा। क्योंकि ये टैमिन और बाल्टीमोर ने डिस्कवर की थी, इसीलिए रिवर्स सेंट्रल डोगमा को टैमिनिज्म भी कहा जाता है, राइट। इसके बाद इस चैप्टर में हमारे पास आएगा मेन कॉन्सेप्ट, दैट इज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहा जाता है। फिर बात आती है रेप्लिकेशन कहाँ पे होगी, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज नॉन एज रेप्लिकेशन। होती कब है, इट अकर्स इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। होती कहाँ है, लोकेशन न्यूक्लियस, यूकैरियोट्स, यस। और प्रोकैरियोट्स में तो साइटोप्लाज्म में ही होगी, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस होती नहीं। न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स एंड साइटोप्लाज्म इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन को कहा जाता है इट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। ये पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूं। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब क्या है कि सपोज ये डीएनए है, 2 स्ट्रैंड्स हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंटी पैरेलल। अब एक डीएनए से 2 डीएनए बनेंगे। जब 2 नए डीएनए बनेंगे, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में 1 पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और 1 न्यू स्ट्रैंड होगा। तो ये क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। इसमें ये तो नया डीएनए बना है, न्यू स्ट्रैंड, और ये एक क्या है, पेरेंटल स्ट्रैंड, पेरेंटल स्ट्रैंड। तो याद रखोगे कि इन न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए एक नया स्ट्रैंड होता है और एक पेरेंटल स्ट्रैंड। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, इस चीज को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था वॉटसन एंड क्रिक ने, theoretically explained by
वाटसन एंड क्रिक। और इस चीज का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था मैसेल्सन एंड स्टाहल ने ई कोलाई में, और मैसेल्सन एंड स्टाहल ने अपने एक्सपेरिमेंट में हैवी आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन यूज किया था। याद रखना है हैवी आइसोटॉप है, रेडियो एक्टिव नहीं है, N15 है, N15 इज हैवी आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन। और टेलर ने विसिया पाबा में इस चीज को प्रूव किया था, और टेलर ने रेडियो एक्टिव थायमिन का यूज किया था। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मैसेल्सन एंड स्टाहल का एक्सपेरिमेंट एंड मैकेनिज्म ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ तक एनसीईआरटी से नोट से अच्छे से पढ़िए एंड विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। हाँ एंड यस, अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन जरूर कीजिए।